हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 अध्याय 8 इसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग गति यानी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली जो हम देखेंगे वो एक ज़्यादा जो मेजॉरिटी में अगर देखेंगे पोर्शन तो सरल रेखीय गति का देखेंगे, और इसमें थोड़ा सा पोर्शन होगा जो कि वृत्तीय गति का होगा। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। कुछ जो है विरामावस्था में होती हैं, स्थिर रहती हैं, और कुछ मूवमेंट में रहती हैं, मूव करती रहती हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह, रक्त का ब्लड का जो फ्लो होता है वो आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है, शिराओं और धमनियों में होता है, तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। अब इसी तरीके से परमाणु अणु जैसे जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो किसी न किसी परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। ग्रह, इन सब का भी अपना मूवमेंट होता रहता है। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, यानी कि टाइम के साथ अगर वो अपनी स्थिति को चेंज करी है तो वो गति में है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। मतलब कि ऐसे साक्ष्य हैं जो हमारे सामने नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमूलन धूल के कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से ही लगाते हैं। यानी कि हवा अगर चल रही है तो हमें तभी पता चलता है जब जो है पत्तियां हिल रही हैं, या फिर जो है अगर कोई कागज़ वगैरह उड़ रहा है या धूल के कण अगर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी हमें ऐसा पता चलता है कि जो हवा है वो चल रही है। इसी के साथ ही सूर्यास्त, सूर्योदय और मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं से के क्या कारण है? क्या ये भी मूवमेंट से ही संबंधित है? तो यहाँ पे है कि क्या ये पृथ्वी की गति के कारण है? तो हाँ, बिल्कुल, ये पृथ्वी की गति के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन होता है। यदि ये सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में ये जो आंसर है ये हम और अच्छे से आगे एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसे देखिए, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत होती है, हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। वही अगर एक जगह और कंडीशन देखें कि बस के अंदर जो बैठा हुआ जो यात्री है वो अपने साथ के यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। तो ये जो कंडीशन है इसका ये अवलोकन आप अगर जो है बाहर या अंदर, जैसे भी बस के अंदर है या बस के बाहर है, तो आप ये अवलोकन जो है उसको कर सकते हैं। और ये क्या संकेत करते हैं? तो जैसे ऊपर ये पूछा नहीं गया था ना कि जो ग्रह हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, और क्या पृथ्वी भी मूवमेंट करती है, उसी के कारण ही सूर्योदय सूर्यास्त होता है। तो ये हमें ये इसका हम प्रत्यक्ष रूप से क्यों इसका अनुमान नहीं लगा सकते? इसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोग क्या हैं कि पृथ्वी पर रह रहे हैं। अब पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमें नहीं पता चल पाता है कि पृथ्वी मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। वही जो लोग, ये बिल्कुल जो है बस में बैठे यात्री की तरह है। वही जो लोग जो है पृथ्वी के बाहर यानी सैटेलाइट वगैरह में होंगे, तो वो अगर देख रहे होंगे तो उन्हें जो है पृथ्वी मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग जो है रीज़न है। कुछ लोग को जो है वस्तुएं गति करती हुई दिखाई देती हैं, कुछ को नहीं दिखाई देती हैं। फिर बहुत सी गतियाँ जटिल भी होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं। एक घूर्णन, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो घूर्णन कर सकती हैं और कुछ कंपन कर सकती हैं, जैसे दोलन गति वाली। ठीक है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। सीधी रेखा में गति करने वाली जो वस्तुएं हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस तरह की गतियों को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से भी व्यक्त करना सीखेंगे। बाद में हम थोड़ा सा वृत्तीय गति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए फिर इसमें एक एक करके जो सरल रेखीय गति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है कि आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में है, चर्चा करें अपने दोस्तों के साथ, और जो अपने सहपाठी हैं उनके साथ चर्चा करें कि ये विरामावस्था में या गति कर रही है। दूसरे क्रियाकलाप में है कि क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। ठीक है, इस बिंदु पर भी चर्चा करें। अगर आप जो है जैसे रेलवे स्टेशन पर जाएं या ट्रेन पर बैठें तो इस चीज़ का अनुभव भी करें, और साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ इसमें चर्चा करें इसके बारे में, और जो भी आपके पास जो भी नॉलेज है उसका आदान प्रदान भी करें। अब यहाँ पे है सोचें एवं करें। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसके बारे में आप सोचिए, उसके बाद उसे करने की कोशिश करिए। जैसे हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में भी घिर जाते हैं, विशेषतः वह गतियाँ जो अनिश्चित हों और अनियंत्रित हों, जैसे कि बाढ़ वाली नदी या तूफान या सुनामी में देखा गया है।
दूसरी ओर नियंत्रित गति ऐसी है जो मानव की सेवा के लिए सहायक हो सकती है, क्योंकि वो मानव के कंट्रोल में होती है, ठीक है, नियंत्रित होती है। जैसे पानी के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना, तो पानी के द्वारा विद्युत का उत्पादन जो किया जा रहा है वो इस आधार पर है, वो एक कंट्रोल में है, वो मनुष्य के द्वारा कि कितना जो है उनको पानी गिराना है कि विद्युत का उत्पादन हो। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? जैसे कि अगर ये तूफान वगैरह या सुनामी अगर आ रही है, तो ये हमें जितना ज़्यादा जो हमें हमारे लिए जितना ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है, तो हम इससे कैसे इसके बारे में अध्ययन करना, इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपना बचाव कर सकें। तो अब जो सरल रेखीय गति है उसके बारे में पढ़ने से पहले हम पहले ये देखें कि गति क्या होती है। तो यहाँ पे पहले दिया गया है कि गति का वर्णन, कि गति क्या होती है। हम किसी भी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं, कि एक एक पॉइंट लिया जाता है जहाँ से हम ये निर्धारित करते हैं कि यहाँ से वस्तु जो है वो जो है अपनी गति करती हुई गति कर रही है, ठीक है। तो ये एक निर्देश बिंदु जो होता है जिसको हमने निर्धारित किया है, वो उससे ये व्यक्त किया जाता है कि वस्तु जो है वो गति कर रही है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे माना कि किसी गांव में एक स्कूल जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। जैसे उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन से ही मापा जा रहा है कि स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसलिए जो मेन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, रेलवे स्टेशन होगा, तो वो निर्देश बिंदु हो जाएगा। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी जो भी अपनी जो सुविधा के अनुसार कोई भी पॉइंट हम निर्देश बिंदु बना सकते हैं। मतलब निर्देश बिंदु वही होगा जहाँ से कोई भी वस्तु अपनी गति आरंभ कर रही होगी। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से ही निर्धारित किया जाएगा कि वस्तु जो है वो कहाँ से गति स्टार्ट करी हो रही है, या स्थिर अवस्था में जो भी है वो उसी पॉइंट से हम देखेंगे। तो अब आती है सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार जो है वो सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। जैसे माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है, यही इसका मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है, जिसे वही निर्देश बिंदु या मूल बिंदु माना जा सकता है। तो वस्तु जो है वो ओ से जो है अपनी गति स्टार्ट करिए। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी नीचे एक ग्राफ आएगा, उसमें भी हम देखेंगे। तो पहले ये सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। मतलब ओ से इसने स्टार्टिंग की है, कोई भी वस्तु है वो गति करना स्टार्ट की है ओ से, उसके बाद वो सी तक पहुंचती है, फिर सी के बाद बी से गुजरती है, और फिर बी से होते हुए वो ए तक पहुंचती है। तो अगर वस्तु जो है वो ओ से स्टार्ट हो रही है तो उसका एंड पॉइंट ए होगा। इसके पश्चात ये उसी पथ पर लौटती है। अच्छा, ये लाइन ध्यान रखना ज़रूरी है, ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हेल्प कर देगी कि वस्तु जो है वो ओ से चली ए पर पहुंची और वापस से वो अपने स्थान पर लौट गई, और बी से गुजरते हुए वो सी तक पहुंची। जब लौटते समय वो ए से जब गुजर रही थी तो ए से वो बी पे पहुंची, और बी से गुजरते हुए वो सी पे पहुंची, तो सी पे आकर के वो रुक गई। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो पहले तो उसने ओ ए पूरा तय किया, ठीक है, तो ओ ए जो है वो प्लस कर दिया गया। अब इसे यहाँ से देखें तो और अच्छे समझ में आएगा कि ये कोई वस्तु है जो कि उसका मूल बिंदु ये ओ था, यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँची, सी से होते हुए, सी बी से होते हुए ए तक की पहुँची, वापस वो यहाँ से सी तक की पहुँची, ठीक है। वापस जब जो है पलट करके जब वो आई तो वो सी तक के आकर के रुक गई। तो वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो ओ ए प्लस ए सी है, ये तो माना जाएगा। ओ ए हो जाएगा और ए सी हो जाएगा, ये कुल दूरी है। ओ ए 60 किलोमीटर है और जो ए सी है वो कितना है, 35 किलोमीटर। तो टोटल दूरी जो उसने तय की है वस्तु ने वो 95 किलोमीटर है। तो ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। तो दूरी जितनी जो भी होती है, चाहे जितना भी जो है इंसान चले, वो सारी की सारी जुड़ जाती है। तो किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, बस सिर्फ हमें अंकीय मान की ज़रूरत होती है। तो जो दूरी ज्ञात अगर हमें करना है तो सिर्फ हमें अंकीय मान की आवश्यकता होगी, और गति की इसमें जो है दूरी में कोई रोल नहीं होता है, सॉरी गति की जो दिशा है उसका कोई रोल नहीं होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशियाँ कहते हैं, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। तो इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ओ से उसकी अंतिम स्थिति सी, तो अगर हम देखेंगे कि ओ से ए तक की ओ उसकी प्रारंभिक स्थिति थी, तो वो ओ से ए तक के चली और वापस लौट करके सी तक आई, तो सी उसकी अंतिम स्थिति होगी ना। तो ये जो है इस तक हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जो दूरी है वो आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक
के विस्थापन का अंकीय मान। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें ओ से सी तक के जो विस्थापन का जो मान है उसका जो अंकीय मान है उसे भी दे सकती हैं। तो ये कैसे, पहले हम ये जान लें विस्थापन के बारे में जो ज़रूरी है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन होता क्या है, होता यह है कि जो प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति होती है उनकी बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को ही हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अगर मान लीजिए ओ से ए तक के चला और वापस से लौट लौट करके जो है वो सी तक के जो पहुंचा है, तो ओ से ए तक के जो चला है उसमें से हम ए से सी की जो डिस्टेंस है उसको हम घटा देंगे, जो बचेगा वही न्यूनतम दूरी हो जाएगी, वही क्या होगा, विस्थापन का परिमाण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी देखते हैं, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। तो जैसे उदाहरण, वही जो उदाहरण वहाँ जो ग्राफ वाला था वही वाला यहाँ पे भी ले लेंगे। तो ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है, तथा विस्थापन का जो परिमाण है वो भी 60 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से, ओ से ए तक के, क्योंकि अभी डायरेक्शन जो है वो एक सीधी रेखा में है। वही ओ से ए तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी जो है वो 60 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, दूरी की बात की जा रही कि ओ से ए तक के चले और फिर वापस ए से बी तक के वापस आ गए, ठीक है, पुनः बी तक के। तो उस दौरान जो तय की गई दूरी है वो ओ से ए तक के 60 किलोमीटर और वापस जब बी तक के जो वापस लौटे हैं तो वो 25 किलोमीटर हम चलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो 85 किलोमीटर जो है वो दूरी तय की वस्तु ने। जबकि जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि उल्टा जा रहा है ना, ओ से ए तक के तो 60 किलोमीटर चला, लेकिन वापस जब जो है ए से बी तक के जब गए तो 25 किलोमीटर जो है उसमें से घट जाएगा विस्थापन में। ठीक है, तो जो ये विस्थापन होगा वो जब घटेगा 60 में से तो 35 किलोमीटर बचेगा। इसलिए विस्थापन का जो परिमाण है वो 35 किलोमीटर है और तय की गई दूरी जो है वो 85 किलोमीटर के बराबर जो है, मतलब कि यहाँ पे यही कहा गया है कि जो विस्थापन है वो जो तय की गई दूरी है उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, और या यूं कहें कि यहाँ पे तो देखने से यही लग रहा है कि वो घट सकता है, तो बराबर नहीं होगा बल्कि वो घट सकता है। ठीक है, तो पुनः हम देखेंगे और घट भी सकता है, दूसरा शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग जो स्टेट देखेंगे वो शून्य की देखेंगे। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का जो परिमाण है वो शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी जो है वो शून्य नहीं होगी। दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे, यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः ओ तक की जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। अतः मतलब कहने का है कि वस्तु ओ से ए तक की गई और वापस से लौट करके वो ओ तक ही, जहाँ उसका प्रारंभिक बिंदु था वापस वहीं तक ही पहुंच गई, तो उसकी जो दूरी है वो तो पूरी इसकी जोड़ दी जाएगी। लेकिन जो उसका विस्थापन होगा ऐसी सिचुएशन में, जो अपनी जिस बिंदु से चली थी वापस उसी बिंदु पे पहुंच गई, तो जो विस्थापन होता है वो ऐसी सिचुएशन में शून्य होता है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई जो दूरी है वो ओ ए प्लस ए ओ हो जाएगी, 60 ऐड कर देंगे तो 120 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार, तो ये जो दूरी और विस्थापन के बीच में जो अंतर था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो भौतिक राशियां हैं, दूरी एवं विस्थापन, उनका प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है, पहला कि ये जो दूरी और विस्थापन है इनके द्वारा हम वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया जो है उसको व्यक्त करने में, साथ ही दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। तो हम प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति भी इन दोनों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, दूरी और विस्थापन के द्वारा। तो विस्थापन अगर लिया जाएगा तो जो है डायरेक्शन भी आ जाएगी। अच्छा, अब इस क्रियाकलाप में क्या है कि 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए और बास्केटबॉल कोर्ट जो होता है उसके एक कोने से दूसरे कोने तक के उसके किनारे से होते हुए जाए। यहाँ हम रस्सी से जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसको पूरा हम नाप लेंगे, उसके बाद उस रस्सी को हम मीटर स्केल से नाप लेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना जो है, मतलब कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके बाद अब इसके द्वारा तय की गई दूरी और उसका जो विस्थापन है उनकी परिमाणों को हम माप लेंगे। ठीक है, तो उसकी कितनी जो है दूरी कवर किया और कितना जो है इसका विस्थापन है। दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर पाते हैं, तो देखिए दोनों भौतिक राशियों में यही है कि जो दूरी होती है, पहली बात तो उसमें दिशा देखी नहीं जाती है, तो वो सारी जितना भी हम तय करेंगे दूरी, जितनी बार तय करेंगे वो सब जुड़ जाएगा। वही विस्थापन में क्या होगा, अगर जिस बिंदु से स्टार्ट किया है वापस उसी बिंदु पे अगर आए, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा, शून्य हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए उस बिंदु पे नहीं आते या उससे जो है वापस लौटते समय में उससे कम थोड़ी दूरी अगर तय करते हैं तो वो जितनी दूरी तय करेंगे वो पहले वाली जो दूरी होगी उससे घट जाएगी। ठीक है, तो यही कुछ जो है इसमें अंतर है विस्थापन और दूरी में। नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसमें हमें क्या देखना है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसे दूरी उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ऑडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है।
मतलब यहाँ पे हमें क्या देख रहा है कि एक स्वचालित वाहन है और इसमें एक यंत्र लगा हुआ है जो कि ऑडोमीटर, वो ये तय कर रहा है कि भुवनेश्वर से नई दिल्ली जब हम जाएंगे तो वो पूरा जो जितना भी डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसे वो जो है मेजर करेगा। ठीक है, तो कितनी दूरी हमने तय की? 1850 किलोमीटर दूरी हमने तय की, ये ऑडोमीटर ने बताया। तो और इसके बाद ही है कि भारत की सड़क मानचित्र की सहायता से, अब जाहिर सी बात है हम जो दूरी है वो तो हम बता लेंगे, लेकिन अगर हमें मानचित्र की सहायता से अगर हम देखना चाहें कि भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच में विस्थापन कितना है, तो विस्थापन का दूरी तो हमें ये पता चल जाएगी भाई 1850 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन का अगर हम परिमाण निकालना चाहेंगे तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सड़क मानचित्र की, भारत के। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एक समान गति और असमान गति में। एक समान गति और असमान गति जो है इनमें क्या अंतर है, तो इसे देखते हैं। तो देखिए, माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले वो 1 सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर और चौथे सेकंड में भी 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में कितना? 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। क्योंकि जो वस्तु है उसका समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो इसलिए वो गति कैसी होगी? एक समान गति की। मतलब अगर वस्तु जो है वो समान समय में एक 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 सेकंड की डिस्टेंस है और 50-50 मीटर ही दूरी तय कर रही है, तो समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो एक समान गति। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि समय अंतराल जो है वो छोटा होना चाहिए, तभी तो ये कहा गया 1 सेकंड लिया गया। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जनरली अगर हम देखें अपने डेली रूटीन में तो अक्सर करके हमें यही देखने को मिलता है कि समान समय अंतराल जो है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो कभी कम कभी ज़्यादा असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। जैसे अगर भीड़ में कोई कार चल रही है तो भाई जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे धीरे धीरे चलेगी, टाइम उतना ही लगना है। मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर ली गई है कि हमें आधे घंटे में किसी जगह पहुँचना है, तो जो जगह से जो है वो भीड़ वाली जो है एरिया है, वहाँ से जब वो गुजरेगी तो जो है वो थोड़ी इसकी स्पीड जो है वो धीमी होगी। वही थोड़ा सा अगर स्पेस मिलेगा तो वही स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो यही है कि जो इसी तरीके से पार्क में दौड़ रहा जो व्यक्ति है उसके साथ भी अगर थक जाएगा तो थोड़ा धीमे चलेगा और फिर उसके बाद जैसे ही उसकी एनर्जी वापस आएगी फिर से तेज़ चलने लग जाएगा। तो ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा जो क्रियाकलाप है उसे भी देखते हैं। इसमें दिया गया है कि दो वस्तुएं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़े जो नीचे सारणी है उसमें दिया गया है, तो ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस सारणी में 3 कॉलम है। पहले में समय दिया गया है, दूसरे में वस्तु के ए के द्वारा तय की गई दूरी जो कि मीटर में है और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में दूसरे ब्लॉक में दिया गया है। तो जो समय है वो 9:30 पे ए जो है उसने दूरी कितनी तय की? 10 मीटर। वही बी ने 12 मीटर। ठीक है, और जो है समय अंतराल अगर दूसरा देखा गया तो 9:30 से 9:45 15 मिनट बाद जो ए ने 20 मीटर तय की और जो है बी ने 19 मीटर। फिर उसके बाद 10 बजे 15 मिनट बाद फिर जो ए वस्तु है उसने 30 मीटर और बी वस्तु ने 23 मीटर। फिर 15 मिनट बाद ऐसे। तो हमने क्या देखा? देखिए, हर टाइमिंग में 15-15 मिनट का डिस्टेंस है। वही जो ए कार है उसके बीच में भी कितना 10-10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है हर 15 मिनट बाद 10-10 मीटर का। लेकिन जो कार बी है वो उसका अलग अलग है, कभी 19 है कभी 23 है, हर 15 मिनट में। और जो है कभी 35 है कभी 37 है कभी 41 है कभी 44। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कार ए है वह एक समान गति से जो है वो गति कर रही है, और जो जो यहाँ पे वस्तु ए है और वस्तु बी जो है वो असमान गति कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो एक और पिक्चर दी गई गति की दर का मापन। तो यहाँ पे जैसे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दर का मापन है। जैसे कि यहाँ पे एक जो है मैच हो रहा है जिसमें ये बताया गया गेंद फेंकने की जो चाल है, तो यहाँ पे चाल, क्योंकि यहाँ पे दर टाइमिंग अगर दी जाएगी तो गति के साथ अगर टाइमिंग दी जा रही है तो वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। गेंद फेंकने की जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में वो कितनी? 140, 143, 135। तो ये अलग अलग दी गई है। ठीक है, और वही यहाँ पे देखिए ये रोड में जो ये बोर्ड दिया गया है, तो इस बोर्ड में निर्धारित जो चाल है वो अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाले के लिए 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो चित्र 8.2 में जो दी गई स्थिति है उसको अगर देखें तो ए वाली में गेंद की जो गति है वो 143 किलोमीटर पर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ हो सकता है? और वही दूसरे में देखिए, साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। तो साइन बोर्ड हो या फिर जो है वो बॉल फेंकने की जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, तो इसमें अलग अलग जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग जो है समय लेंगी। ठीक है, हो सकता है कि जो बॉलिंग कर रहा है एक ही इंसान कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी जो
बॉल है वो काफ़ी तेज़ से चली जाएगी, कभी धीमी जाएगी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो वो एक ही उसका जो वो कर्व जो बना रहा है वह हमेशा फिक्स ही रहे। वही कभी तेज़ जा सकती है, कभी धीमी जा सकती है। और वही अगर व्हीकल्स की दी जाए तो इसमें जैसे यहाँ पे साइन बोर्ड में जैसे दिया गया था, तो ये अलग अलग व्हीकल्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि उस जो है रोड पे साइकिल चल रही हो सकता है बाइक चल रही हो सकता है कार चल रही हो, या हो सकता है ट्रक चल रहा हो। तो अलग अलग व्हीकल्स का अलग अलग उनका स्पीड होती है, ठीक है। तो उनकी चाल जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है, उनकी टाइमिंग भी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। दोनों ही सिचुएशन काम आती हैं। तो जैसे वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। जो वस्तु है उसके द्वारा इकाई समय में, अगर यूनिट टाइम ड्यूरेशन जो है उसमें तय की गई जो दूरी है उसके उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। वो जो वस्तु है उसकी जो गति है उसकी जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है उसकी दर को ज्ञात किया जा सकता है। इस राशि को चाल कहा जाता है। तो यही जो दर ज्ञात की जाती है ना, तो यही जो पूरी राशि जो होती है वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसे इस तरीके से दिखाते हैं और ये इसका चिन्ह हो जाएगा। इस चिन्ह के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। चाल के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल इसके परिमाण की आवश्यकता होती है। सिर्फ अगर हमें गति व्यक्त करनी है तो हम सिर्फ इसके परिमाण की ही आवश्यकता लेंगे। यह आवश्यक नहीं कि वस्तु की गति नियत हो। मतलब कहने का है कि अगर हमें वस्तु की गति देखनी है तो हम सिर्फ उसका परिमाण लेंगे, उसके लिए ये नहीं देखेंगे कि उसकी जो है गति है वो कंटिन्यू हो। क्योंकि अधिकतर जो अवस्थाएं जो होती हैं उनमें वस्तुओं की जो गति होती है वो असमान ही होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कभी जो है वस्तु है वो हो सकता है कि ज़्यादा चलने की वजह से गर्म हो जाए या धीरे चलने लग जाए। तो ऐसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें असमान गति ही उसकी मोस्टली रहती है। इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करेंगे। मान लीजिए कि अलग अलग असमान गति से अगर कोई वस्तुएं चल रही हैं तो उनकी अगर हम जो है उनकी गति की दर को अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो हम औसत चाल के रूप में उसे हम व्यक्त करेंगे। तो वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग दें। वस्तु की अगर हम औसत चाल निकालेंगे तो इसके लिए क्या है कि उस वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है जो असमान गति से उसने तय की है अलग अलग टाइम पे, और उसके द्वारा जो कुल समय अवधि है उससे जब हम भाग दे देंगे तो हम औसत चाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इनकी टाइमिंग दी गई है। अब है यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका चाल का फॉर्मूला दिया है कि v इजकल टू एस अपॉन टी। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार है जो कि 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल जो है वो 50 किलोमीटर पर घंटा है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नहीं चलेगी। कुछ समय ये इससे अधिक तो मतलब कि कुछ समय ये 50 किलोमीटर पर घंटा एक टाइमिंग फिक्स कर दी गई। हो सकता है कि जो है कुछ समय जो है वो इस स्पीड से ज़्यादा चल रही है, हो सकता है कि कुछ समय कुछ कम चाल से चली होगी, ठीक है। तो बस इतना है कि यहाँ पे ये है 2 घंटे में से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और एक जो है बता दिया कि 50 किलोमीटर पर जो है पर आवर की चाल से वो चल रही होगी, तभी इसने ऐसे जो है तय किया है। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी करके देखते हैं। उदाहरण देखिए, एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, वही पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, ठीक है। अलग अलग टाइम में जो डिस्टेंस जो है वो अलग अलग टाइम में कवर कर रही है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है वो 16 मीटर टू 16 मीटर 32 मीटर हो जाएगी, और लिया गया कुल समय जो है वो 4 सेकंड और प्लस 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। तो औसत चाल जब भी हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, तय की गई कुल दूरी 32 मीटर, लिया गया कुल समय 6 सेकंड, ठीक है। इसको जो हम भाग दे देंगे तो 5.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसलिए वस्तु की जो औसत चाल है वो कितनी होगी, 5.33 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है दिशा के साथ चाल। अब जाहिर सी बात है, अभी तक कि हम लोग क्या डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। जब चाल यानी कि जो स्पीड है उसमें अगर डायरेक्शन भी जुड़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, तो वही हम देखेंगे। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी जो चाल है उसके साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम वेग कहते हैं। यानी वेग जो होता है उसी के अंतर्गत हम स्पीड भी देखते हैं और साथ ही साथ जो है इसकी डायरेक्शन जो होती है उसको भी देखते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को ही हम वेग कहेंगे। तो यही जो चाल वो अगर एक जो है फिक्स डायरेक्शन में अगर वो हो रही है, वही जो चाल वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो एक फिक्स डायरेक्शन में अगर उसकी चाल को नोट डाउन किया जाए तो वही क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी।
किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। जिस तरीके से चाल समान या असमान थी, उसी तरीके से वेग भी समान या असमान हो सकता है। ये वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परावर्तित हो सकता है, तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, फिर है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर कर रही है, तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जो कि सीधी रेखा में अपनी बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसकी जो गति की दर है, उसके परिमाण को हम औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। औसत चाल जैसे उसकी गणना की जाती है, उसी तरीके से इसकी भी होती है। जो चेंजेस होते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पे है कि जो है, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य, यहाँ पे एक बात की जा रही है माध्य की। ठीक है, कि वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से अगर वो चेंज हो रहा है, समान रूप से अगर उसमें परिवर्तन हो रहा होगा, तब जो प्रारंभिक वेग होगा और जो अंतिम वेग होगा, उसका अंकगणितीय माध्य जो है वो औसत वेग कहलाएगा। तो यानी कि औसत चाल और औसत वेग में यहाँ पे डिफरेंस यही है कि औसत वेग जब हम निकालेंगे तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वी एवरेज यू प्लस वी अपॉन 2, जहाँ पे वी एवरेज जो है वो औसत वेग है और यू प्रारंभिक वेग है, वही वी जो है वो वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात इसे हम मीटर पर सेकेंड कहेंगे। अब ये नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसमें हमें क्या देखना है। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपकी पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी को का आकलन कीजिए। वही वॉच लगा करके अपने घर से स्कूल तक के जाएं या बस स्टॉप जो है वहाँ तक के जाएं और उसका मापन करें। बस अनुमान यहाँ पे जैसे दे दिया गया कि 4 किलोमीटर पर घंटा हम जो है चल सकते हैं, तो बस उसी के आधार पर हमें करना है। नेक्स्ट क्रियाकलाप में क्या है, जब आसमान में बादल छाए होते हैं और तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके जो है कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। मतलब ये जो जो है अनुमान है कि बिजली कड़क रही है, इसके कुछ समय बाद बादल गरज रहा है, तो इसे हमें मापना भी है। तो क्या आप बता सकेंगे कि ऐसा होता क्यों है? तो क्या होता है कि वही जो बादल होते हैं वो जब पानी की बूंदों से जब वो एकदम भारी हो जाते हैं, फिर उनका जब टकराव होता है, तो टकराव के बाद ही उनमें जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण ही जो जो है कड़क होती है। ठीक है, तो बिजली चमकती है। ठीक, और उसके चमकने के बाद ही बादल जो है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतनी फोर्स से जो है टकराए हैं, तो इनमें आवाज़ फिर वो गरजेंगे। इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई या घड़ी या स्टॉप जो वॉच होती है उसके द्वारा आप मापें। यानी कि बिजली अगर कड़क रही है, उसकी कितनी देर बाद जो है बादल गरज रहा है, तो इसे आप जो है वॉच के द्वारा माप सकते हैं। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए और यहाँ पे देखिए कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 346 मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन का। उदाहरण के तौर पे जैसे यात्रा शुरू होते समय कार का जो ऑडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, यानी वो जो भी चला होगा तो वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, और यात्रा समाप्ति पर वो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पूरी कैलकुलेशन में हमें यही सारी चीज़ें देखनी है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगे, यानी कि 2000 से 2400 जो है 2400 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगा, उतना तय करने में उसे 8 घंटे लगे, तो कार की जो औसत चाल है उसको किलोमीटर पर घंटा और फिर मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। पहले किलोमीटर पर घंटा में, उसके बाद मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कार के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है। तो पहले जो 2400 किलोमीटर है उसमें से 2000 को माइनस कर देंगे तो 400 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये जो है वो कार के द्वारा तय की गई दूरी है। अब दूरी तय करने में जो लगा कुल समय है वो 8 घंटा है। ठीक है, तो कार की औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो टोटल जो उसने जो है जो डिस्टेंस कवर की है, दूरी तय की है, वो 400 किलोमीटर हो जाएगी और 8 घंटा। तो हमने जब डिवाइड किया तो 50 किलोमीटर पर घंटा आ गया। तो ये आ गया किसमें, घंटे में। अब हमें सेकेंड में ज्ञात करना है। तो 50 किलोमीटर पर घंटा जो है उसमें हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वही जो 1 घंटा होता है उसमें 3600 सेकेंड होते हैं, चूँकि हमें मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। तो जब हम 3600 सेकेंड को 1000 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो 50 भी तो आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 500 को, ठीक है, 36 से डिवाइड करना है। तो जब हम 500 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो कार की जो औसत चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में वो 50 किलोमीटर पर घंटा है, और वही सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में 39.9 मीटर पर सेकेंड है। एक और उदाहरण देखें। इसमें हमें क्या करना है कि जो उषा है वो 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है।
वेग सिरे से दूसरे सिरे तक के सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा फिर वापस आ जाती है। ये लाइन याद रखिएगा। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में तय की गई दूरी, मतलब ये यहाँ दिखाया गया कि 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में वो तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले जो है औसत चाल ज्ञात करनी, फिर इसके बाद औसत वेग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि उषा जो है, उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी 180 मीटर है। वही 1 मिनट में उषा का जो विस्थापन है वो 0 मीटर है। क्यों? क्योंकि वो जो उसने दूरी तय की थी उसके बाद वापस जिस पॉइंट से चली थी वापस उसी जो है पॉइंट पे वापस आ गई। हम जानते हैं जिस पॉइंट से चलो वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ तो इसमें जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। तो अब औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल में तय की गई कुल दूरी कितनी है? 180 मीटर है, वो लिख लिया। लिया गया कुल समय कितना है? वो जो है 8 घंटा था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है, तो जो यहाँ पे मीटर में 180 मीटर जो दिया गया वो तो चेंज होएगा नहीं। लेकिन जो यहाँ पे जो है वो सॉरी ये टाइमिंग जो है वो 1 मिनट दी गई है, सॉरी। ठीक है, तो 1 मिनट जो टाइमिंग दी गई है तो यहाँ पे मिनट को तो हम सेकंड में चेंज करेंगे तो वो 60 सेकंड हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 180 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 6×3 = 18 हो जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद अब औसत वेग है उसे भी हमें निकालना है। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे लिया गया कुल समय होता है। विस्थापन हमें पता है कि क्या होता है, शून्य होता है विस्थापन, और लिया गया कुल समय कितना है, 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी को भी 0 से जब डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो यानी कि विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो औसत वेग है वो शून्य होगा, और औसत चाल जो है वो हमने देखी वो कितनी है, औसत चाल जो वो 3 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है वेग में परिवर्तन की दर। हमने क्या देखा था, चाल में जो हमने परिवर्तन की जब दर हमने उसके साथ जोड़ दी तो वो वेग बन गया। अब हम वेग में परिवर्तन की दर जब देखेंगे तो वो क्या बनेगा, त्वरण बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान ही समय के साथ वेग नियत रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। जो वेलोसिटी जो होती है वो समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। जब नियत कंडीशन में रहेगा, चेंजेबल नहीं होगा, तो जो वस्तु का जो वेग होगा, वेग परिवर्तन जो होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। देखिए, जो जब एक समान गति होती है तो उसमें जो वेग है वो जो समय के साथ वेग नियत कंटिन्यूअस रहता है, और ऐसी सिचुएशन में जो वेग परिवर्तन है वो शून्य होता है। वही असमान गति जब होती है तो उसमें वेग वेग जो है वो समय के साथ परिवर्तित, चेंजेबल होता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, किसी भी समय अंतराल पर वेग, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, वह शून्य होगा। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि यानी त्वरण, जैसे हम कहते हैं त्वरण, इसके बारे में जानना होगा। तो त्वरण क्या होता है, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वस्तु की जो प्रति इकाई समय जो होता है उसमें वेग परिवर्तन की माप है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। तो यदि एक वस्तु का जो वेग है वो, उसका प्रारंभिक वेग अगर मान लो u है और समय t है, तो उसमें जो है t समय में बदल करके v हो जाता है। यदि एक वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u और t समय में बदल करके वो v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण इज इक्वल टू जो अंतिम वेग होगा उसमें से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे और समय से भाग दे देंगे। तो ये फॉर्मूला है किसका, त्वरण का, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर जो होगी वो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। इस प्रकार गति को त्वरित गति, इस प्रकार की जो गति होती है जो कि जो है त्वरण के कारण हो रही है, तो ऐसी गति को हम त्वरित गति कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे हम धनात्मक लेंगे, यदि वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाएगा। तो त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये यहाँ पे ध्यान देना है कि जो त्वरण है इसका मात्रक क्या होता है। इसका एक तो हर एक का फॉर्मूला, जैसे हमने वेग और विस्थापन के बाद चाल का जब टाइम आया तो चाल की जो फॉर्मूला है उसे भी देखना है, चाल का मात्रक भी हमें देखना है। वही फिर जब त्वरण की बारी आई तो त्वरण का जो होता है, त्वरण जो है उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसका जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, एक वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है और इसका जो वेग है वो समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, तो क्या होगा, घटता है या फिर बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहा जा सकता है। समान समय अंतराल में और समान जो है रूप से वो घट रहा है या बढ़ रहा है
तो ऐसे में जो त्वरण होगा वो एक समान त्वरण कहलाएगा। और स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, क्योंकि क्या है कि समान समय में वो समान दूरी तय कर रही है, इसके बीच में कोई रुकावट तो है नहीं जो स्वतंत्र रूप से गिर रही है। ठीक है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से अगर चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, मतलब कि दूसरी वस्तु है जिसका वेग जो है असमान रूप से बदल रहा है, तो वही जो है वो उसका जो त्वरण होगा वो जो है वो असमान त्वरण होगा। उदाहरण के लिए जैसे यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है। एक कार है जो सड़क पे चल रही है, समय अंतराल जो है वो समान दिया गया है, वो सेम दिया गया है हर हर सिचुएशन में, लेकिन उसकी जो गति है वो कुछ जगह पे वो जो है एकदम धीमी धीमी चल रही है, वही कुछ जगह पे एकदम तेज चल रही है। तो ये असमान दर से चाल को ये परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यही कहा जाता है कि असमान त्वरण के साथ गतिमान है। अब यहाँ पे जो ये एक्टिविटी है इसे हमें करके देखना होगा अपने दैनिक जीवन में। बहुत प्रकार की गतियों को हम देखते हैं, जैसे कि गति की दिशा में त्वरण। गति की दिशा में जब त्वरण होता है यानी कि इसकी जो गति यानी कि जो इसका वेग वेलोसिटी वगैरह जो भी है उसमें जब चेंजेस होते रहेंगे असमान रूप से चेंजेस, तो वेग में परिवर्तन होता रहेगा, तो वही तो त्वरण कहलाएगा। फिर दूसरा है त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। यहाँ पे जो त्वरण है वो गति की दिशा के विरुद्ध है। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत सी गतियों के बारे में हमें देखना है कि त्वरण जो है वो गति की दिशा के विरुद्ध है। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो है ये कह सकते हैं कि विरुद्ध तो नहीं कह सकते, क्योंकि गति की जो दिशा है उसमें अगर त्वरण मेनली त्वरण का क्या मतलब है, वेग परिवर्तन की दर, बस इतना ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक समान जो है त्वरण है तथा असमान त्वरण है। तो दोनों ही सिचुएशन में एक समान त्वरण भी होता है और असमान त्वरण भी होता है। क्या आप ऊपर दी प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हो? ऊपर जितनी भी गतियां दी गई हैं कि त्वरण की गति में गति की दिशा के विरुद्ध है और एक समान त्वरण असमान त्वरण, इन सब के उदाहरण दीजिए। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है तो उसके बारे में आप जो है एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू कर रहा है। यानी इसका जो मूल बिंदु है वहां से अगर स्टार्ट कर रहा है तो इसका जो आरंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का जो वेग है वो अगले 5 सेकंड में कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। दोनों ही कंडीशन में साइकिल का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, तो इसकी हमें गणना करनी है। तो आइए देखते हैं। पहली स्थिति में जो प्रारंभिक वेग है वो u 0 होगा, क्योंकि विरामावस्था से स्टार्टिंग ये। वही अंतिम वेग जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है और समय कितना गुजर गया है, 30 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको जो है त्वरण वाले फॉर्मूले में रखेंगे कि a इजकल टू वी माइनस यू, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जो v है उसी की ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, v है उसकी वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे जैसे u जो है वो प्रारंभिक वेग है, वही v जो है वो अंतिम वेग है, और t का जो है t का दिया हुआ जो मान है, मतलब t समय है, इसका दिया हुआ मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया इसमें हम रखेंगे इसे। तो देखिए जो अंतिम वेग है वो जो है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वही जो समय है वो 30 सेकेंड। तो अब हम देखेंगे कि जो है 6 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे 6 ही आएगा। तो 6 को हम जब 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्वरण। 1 मिनट, एक बार फिर से इसकी कैलकुलेशन देख लिए। यहाँ पे दिया गया था, अगर देखा जाए तो माइनस होने के बाद यहाँ ऊपर 6 ही तो आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, नीचे 30 सेकेंड आएगा। तो अगर हम ये करें कि जो है अगर 30 से हम 6 को जो है डिवाइड करेंगे तो पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ताकि पॉइंट लगने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 30 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग, अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और वहीं अंतिम वेग जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। समय कितना बीता है, 5 सेकेंड। तो अब अगर त्वरण निकालना चाहें तो तब त्वरण का जो फॉर्मूला होगा वो 4 मीटर, क्योंकि अंतिम वेग से ही प्रारंभिक वेग को माइनस करना है, तो 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो जब हमने माइनस किया तो माइनस में आंसर है -0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा दूसरी स्थिति में -0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे गति का ग्राफीय प्रदर्शन।
तो अब ग्राफ के आधार पर हम गति को देखेंगे। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी यहाँ पे सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। अगर हम मूल जानकारी प्राप्त करें सुविधाजनक तरीके से, तो हम ग्राफ के द्वारा अच्छे से गति को हम और अच्छे से जान सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की जो दर है, हर ओवर में जो रन बनाए गए हैं उनकी जो दर है, उसको प्राय हम ऊर्ध्वाधर जो बार ग्राफ है उसके द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है, उसमें जैसे बार ग्राफ वगैरह, बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, इन सबको बनाया जाता है कि एक सरल रेखीय गणित में जैसे सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर। तो यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे कि दूरी या वेग का दूसरी राशि, जैसे कि समय पर। तो यहाँ पे जब हम रेखीय ग्राफ खींचते हैं तो हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। एक में हम जो है दूरी या वेग में से कुछ ले सकते हैं और दूसरे में हम समय लेते हैं। तो इसी के आधार पर हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहला हमारा है दूरी समय ग्राफ। तो इसमें देखिए, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूसरी दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस ग्राफ में समय को हम एक्स एक्सिस पे और दूरी को वाई एक्सिस पे प्रदर्शित करते हैं। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है। वस्तु जो है वो एक समान चाल से या तो चल रही है या फिर असमान चाल से चल रही है, तो विरामावस्था में है, इत्यादि। अब इस ग्राफ के द्वारा हम वस्तु की जो एक समान गति है और असमान गति है उसे हम देखेंगे। तो देखिए, ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पे समय दिया गया है और वही वाई एक्सिस पे दूरी दी गई है। तो इनकी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये जो सीधी रेखा है, ये अब इस पूरे ग्राफ से हम कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते जाएं एक एक करके। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी से समान समय अंतराल में तय करती है, समान समय अंतराल को जो है समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, तब इसकी चाल जो है वो एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी इसके लिए जो है जो समय है उसके समानुपाती होती है। ठीक है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे चित्र में देखा है। तो ये देखिए, एक सरल रेखा अगर आ रहा है तो इसका जो है क्या है कि वस्तु जो है वो समान समय में समान दूरी तय कर रही है। वही अब यहाँ पे और देखें इसके बारे में। जैसे ग्राफ यहाँ पे ओबी भाग, ओबी जो ग्राफ का ओबी वाला भाग है वो ये दर्शाता है कि दूरी जो है वो एक समान दर से बढ़ रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से ओ से लेकर के बी तक के जो है ये ग्राफ सीधा जो गया है, तो वो है कि एक समान दर से जो है वस्तु आगे बढ़ रही है। यदि आप वाई एक्सिस पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम चाल जैसे लिए हैं तो उसके आधार पर उसकी जगह हम वेग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए प्रत्येक, जैसे चित्र में दिखाया गया था, उसके लिए जो चित्र में दी गई जो दूरी समय ग्राफ है उसके भाग ए बी को लेंगे। ठीक है, बिंदु ए से एक्स एक्सिस के समांतर और एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष जो है उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो आइए देख ले, पहले दो बिंदु लिए हैं, ए लिए हैं और देखिए ए से हमने एक्स एक्सिस के जो है समांतर, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, तो ये जो है हमने रेखा खींची है। ठीक है, ए से एक्स एक्सिस के समांतर, और वही जो है बी से जो है वाई एक्सिस के समांतर हम खींचेंगे। तो ये दोनों के लिए ये कंडीशन हो गई। अब ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर के एक त्रिभुज ए बी सी बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लें, तो ये जो है ये बिंदु ए बी सी बनाती हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो इस तरीके से खींच रहा है और जो बी है वो इधर की तरफ खींच रही है। ठीक है, वाई एक्सिस के समांतर खींच रही है। तो दोनों ही मिलकर के ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया है। अब ग्राफ पर ए सी समांतराल T2 माइनस T1 को बताता है। जो ए सी समांतराल है, ए से लेकर के सी है, वो T2 माइनस T1 को दर्शाता है। जबकि जो बी सी है वो S2 माइनस S1 को, बी सी जो है वो S2 माइनस S1 को दर्शाती है। तो ये बताया गया है, हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु ए से बिंदु बी तक जाने में T2 माइनस टी, जब हम ए से बी तक के जाएंगे तो T2 माइनस T1 समय लगेगा और S2 माइनस S1 दूरी तय करती है वस्तु जब ए से बी तक के जाती है। अतः वस्तु की जो चाल है उसको निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, v इजिकल टू S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। जो यही तो होता है, जो उसकी जो है जो v है चाल है वो बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा।
हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। अब जैसे एक कार के द्वारा 2 सेकंड में समांतराल में तय की गई दूरियों को यहाँ पे प्रदर्शित करना है, तो ये जो सारणी दी गई है इसमें यही है कि एक समय अंतराल सेकंड में यहाँ पे दिया गया, दूसरा जो है समांतराल दिया गया, दूरी दी गई है कि 0 सेकंड में दोनों ही में 0 0 था, 2 सेकंड में 1 मीटर दूरी, 4 में 4 मीटर दूरी, 6 में 9 मीटर, 8 में मतलब 8 सेकंड में 16 मीटर दूरी। तो यहाँ पे हमने देखा दो का अंतराल यानी समान समय अंतराल, लेकिन जो दूरी है वो असमान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और समय दूरी ग्राफ है, और ये वाला जो समय दूरी ग्राफ है इसमें ये सरल रेखी तो है नहीं। ठीक है, इसमें एक ये कर्व बना रहा है, पहले स्पीड इसकी धीरे है, उसके बाद धीरे धीरे ये तेज स्पीड पे मतलब वस्तु जो है वो अधिक दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं या असमान चाल से गतिमान है कोई भी कार या जो भी वस्तु है। यहाँ पे देखिए कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ में जो दर्शाया गया है, ये वाला जो अभी हम लोग ने 8.4 वाला जो चित्र देखा था, उसमें ध्यान से देखिए इस ग्राफ की जो आकृति है वो 8.3 वाले 8.4 में जो आकृति है वो 8.3 वाले ग्राफ से भिन्न है, क्योंकि जो 8.3 वाला है उसमें कैसा था, सरल रेखीय गति हो रही थी। ठीक है, एक सीधी रेखा थी, और वही ये जो 8.4 वाला है इसमें क्या है, एक कर्व बना रहा है। तो इस ग्राफ की प्रगति समय के साथ कार के द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है कि इसमें चेंजेबल है। ठीक है, समान गति से नहीं चल रही है। इस प्रकार जो ग्राफ में दिया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। अब नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ। तो ये हमारा चाल और समय वाला जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। वेग समय ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ जो है द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे भी जो वेग और समय वाला ग्राफ लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि एक ये जो सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है, डायरेक्शन यहाँ पे मिली बतानी है। ठीक है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देखना है। तो ये है एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। तो अब कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। देखिए इसमें है, इस ग्राफ में समय को एक्स एक्सिस पे और वेग को वाई एक्स पर दर्शाया गया है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वस्तु एक समान गति से गतिमान है तो समय के साथ वेग परिवर्तन में कोई ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक समान गति से अगर कोई वस्तु जो है गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ जो है वेग परिवर्तन में कोई भी चेंज नहीं होगा, उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, जो कि चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर पर घंटे की एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। यहाँ पे नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक समान वेग से अगर कोई वस्तु चल रही है और उसका जो समय है उसके गुणनफल से हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वेग का फॉर्मूला ही होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये दिखाया गया है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ये जो एरिया दिखाया गया है ये विस्थापन के परिमाण का, इसके द्वारा हम जो है इसको निर्धारित करेंगे विस्थापन के परिमाण का। तो कैसे निकालेंगे उसे देख लेते हैं। तो देखिए जो चित्र में दिखाया गया है 8.5 में, उसमें T1 T2 जो है वह समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे गए हैं। ठीक है, नीचे की तरफ। तो वह है 40 किलोमीटर पर घंटे के वेग को ऊंचाई AC और BD के समय T2 और T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो लंबाई यहाँ पे दी गई है ना, ये वाली, तो यहाँ पे T1 और T2 जो है उसको एक लंब खींच करके निर्धारित किया गया है कि A बिंदु और B बिंदु के नीचे। ठीक है, तो इसकी बात क्या है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी जो है सेलेक्ट की गई, देखिए वो कितनी है, 0 से 40 यहाँ पे जो है 40 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे इसकी जो है क्या ले ली गई है, वेग ले लिया गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो मेरे पास हो गई, टाइमिंग भी हो गई। तो इसलिए समय T1 T2 में कार द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे S = AC इंटू CD। तो यहाँ पे देखिए AC कहाँ है, AC इंटू CD लिया गया है। ठीक है, तो ये AC है और AC इंटू CD, यही हम ये जो AC है वो वेग हो जाएगा और CD क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो AC है वो क्या होगा, 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और जो CD है वो क्या है, T2 - T1 R में हो जाएगा। ठीक है,
तो अब 40 T2 माइनस T1 ये किलोमीटर में पूरा आ जाएगा, क्या डिस्टेंस जो भी वेग जो होगा वो आ जाएगा। तो चतुर्भुज जो ABCD का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा चतुर्भुज ही तो बनाया है ABCD। तो इसमें क्या है, वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर हम वेग समय ग्राफ लें तो इसके द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित जो गति है उसका हम अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। एक कार का जो इंजन है उसे अगर हमें जांचना है तो उसे सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। क्या क्या करना है, वेग समय ग्राफ है उसके द्वारा हमें एक समान रूप से त्वरित जो गति है उसका अध्ययन करना है। तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक कार के इंजन को जांचना है हमें, तो सीधी मार्ग पर हमने उसे चलाया, क्योंकि जो वेग है उसके लिए हमें डायरेक्शन होना ज़रूरी है। सीधी मार्ग पर हमने चला दिया। माना कि चालक के साथ जो बैठा एक व्यक्ति है वो 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। तो कार का जो वेग है वो विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड व किलोमीटर पर घंटे में सारणी में जो है इसका प्रतिशत की, मतलब कि ये जो कार का जो वेग है वो अलग अलग समय पर मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में दिखाया गया। तो नीचे जो सारणी दी गई है, तो आइए देखें इसमें। ये है विभिन्न समय पर कार का जो वेग है वो ये समय दिया गया है, और ये कार का वेग दिया गया मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। तो जब समय ज़ीरो था तो सभी ज़ीरो था। समय कितना हुआ, 5 सेकंड हुआ, तो 5 सेकंड में जो कार का वेग है मीटर पर सेकंड में 2.5 हुआ और किलोमीटर पर घंटा में 9 हो गया। और वही फिर 10 सेकंड में क्या हुआ, जो है मीटर पर सेकंड में 5 हो गया और किलोमीटर पर घंटा में 18 हो गया। फिर 15 सेकंड में ये जो है 7.5 हो गया और ये 27 हो गया। 20 सेकंड में ये 10 हो गया और ये 36 हो गया। और 25 सेकंड में 12.5 और ये 45। ठीक है, 45 हो गया। 30 में 15 और जो है 54 हो गया। तो ये है कार का वेग। इस स्थिति में कार की जो गति है उसके लिए समय वेग ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, और ग्राफ की प्रकृति यह बताती है, नीचे जो ग्राफ है वो जो है वेग और समय ग्राफ जो है प्रदर्शित जो किया गया है उसमें ग्राफ की जो प्रकृति है वो ये बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। समान समय अंतराल जब होता है तो उसमें वेग में जो परिवर्तन होता है वो समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का जो वेग समय ग्राफ है वो कैसा है। यहाँ पे समय दिया गया और ये यहाँ पे वेग जो है किलोमीटर पर घंटा में दिए गए। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि एक सरल रेखीय गति जा रही है। ठीक है, अब इसमें ये जो इसमें ट्राइंगल और जो इसमें रेक्टेंगल बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है तो उसे देखेंगे। आप कार के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ में जो चित्र में जो दर्शाया गया उसमें दर्शाया गया ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। यानी कि अगर जो कार है वो अगर एक समान गति से जो है वो चल रही है, ठीक है, एक समान गति से समान समय में समान गति तय कर रही है, तो ग्राफ में जो ABCD वाला जो है यानी कि ये जो चतुर्भुज दिखाया गया ABCD वाला, तो इस तरीके की जो ABCD द्वारा तय की गई दूरी इसको जो है दर्शाया गया है। चूंकि कार के वेग का जो परिमाण है वो त्वरण के कारण चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण अगर ये परिवर्तित हो रहा था, कार के द्वारा तय की गई जो दूरी s है वो वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित ABCDE के द्वारा व्यक्त की जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये जो पूरा एरिया दिखाया गया है जो है त्वरण की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो ये ABCDE ये पूरा जो है एरिया उसके द्वारा जो है यहाँ पे दिखाया जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस निकाली जाएगी, दूरी जो निकाली जाएगी वो वेग समय ग्राफ के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित की जाएगी। तो अब जैसे आयत जो है वो ये जो पूरा जो दूरी है वो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना क्षेत्रफल वो कवर कर रही है, तो एक आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी उसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि AB इंटू BC प्लस, अब जो इसका फॉर्मूला होता है जो आयत का होगा और जो इसके त्रिभुज का होगा दोनों को ही हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। अब असमान त्वरित गति की जो स्थिति है उसमें वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। असमान अगर गति है तो इसके लिए वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए कि जो नीचे दिया गया है कि जो 8.7 है उसमें अलग अलग ग्राफ दिए गए A और B करके, तो जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। एक ग्राफ जो A वाला है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो है वस्तु का जो वेग है वो समय के साथ घट रहा है, जबकि जो B वाला है, तो जो चित्र B है उसमें किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा
प्रदर्शित किया गया। तो पहले वाले में जो है वेग समय जो है जो वेग है वो समय के साथ घटता है, वही जो बी वाला है उसमें वेग जो है वो असमान परिवर्तन उसका दिखाया गया है, यानी वेग समय ग्राफ जो है उसमें असमान परिवर्तन है। तो देखिए पहला यहाँ पे है कि जो समय के साथ इसमें वेग घट रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से गया है कि जो जब जो है स्टार्टिंग थी तब ज़्यादा था, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया ये वेग जो है वो घटता गया। वही दूसरे वाले जो ग्राफ है उसमें दिखाया गया है कि वेग परिवर्तन दिखाया, असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु का वेग समय ग्राफ, ठीक है, तो ये जो है चेंजेबल यहाँ पे दिखाया गया। अब इस क्रियाकलाप में देखिए कि जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशन ए बी सी और ए बी सी पर आगमन और प्रस्थान के समय एवं स्टेशन से बी व सी की दूरी 8.4 में दी गई है। तो यहाँ पे नीचे एक जो है ये सारणी दी गई है, उसे देख लीजिए। जैसे सारणी में दिया गया है कि स्टेशन ए बी सी की दूरी तथा ट्रेन के आगमन व प्रस्थान करने का समय यहाँ दिया गया। स्टेशन है यहाँ पे ए से जो दूरी है वो कितनी होगी, और आगमन का समय ए से जो दूरी है वो अभी जो है वो 0 है। तो जब 0 है तो आगमन का समय जो है वो 8 बजे है और प्रस्थान का समय 8:15 पे 15 मिनट बाद, ठीक है। वही जो बी वाली जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर की, एक ए से जो उसकी जो दूरी है वो 120 किलोमीटर दूरी पर है। आगमन का समय 11:15 पे है और प्रस्थान का यहाँ से जाने का जो समय है वो 11:30 है। वही सी वाली जो है वो 180 किलोमीटर दूरी पे है और आगमन का समय 13 बजे है और ये जाने का जो समय है वो मतलब 13 बजे आएगी और 15 मिनट बाद वो निकल लेगी। तो मान लें कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की जो गति है वो एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। बस यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है, एक जो है मानने के लिए कहा गया है कि कोई 2 स्टेशन है जिनके बीच की जो दूरी है जो है बीच ट्रेन की जो गति है वो एक समान है, तो इस आधार पर हम वेग समय ग्राफ खींच सकते हैं। एक और क्रियाकलाप देखें, इसमें है जैसे एक फिरोज है, फिरोज अपनी उसकी जो बहन सानिया है उसे अपनी साइकिल से स्कूल जो है मतलब ये दोनों ही जो है उनकी साइकिलों से स्कूल जाते हैं अपनी अपनी। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं और एवं एक ही मार्ग से गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फिरोज़ है वो उसकी बहन सानिया, वो दोनों ही साइकिल से स्कूल जाते हैं और दोनों घर में एक ही समय के जो उनका प्रस्थान का जो समय है वो एक ही समय है एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर वो स्कूल पहुंचते हैं, जैसा कि सारणी में दिखाया गया। उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। तय की गई ये जो सारणी है वो अलग अलग समय जो है उन दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको ये दर्शा रही है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे तथा उसकी व्याख्या करें। अब जैसे यहाँ पे जो इसका जो दिए गया इसके आधार पर आप जो है इसकी ग्राफ खींचें और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे क्या है, समय दिया गया है और फिरोज द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में, सानिया द्वारा तय की गई किलोमीटर में। जैसे 8 बजे दोनों अभी स्थिर कंडीशन में है। 8:05 पे ये इन्होंने 1 किलोमीटर तय किया, इन्होंने 0.8 किलोमीटर। 8:10 पे इन्होंने 1.9 किलोमीटर, इन्होंने 1.6 किलोमीटर। 8:15 पे 2.8 और इन्होंने 2.3। 8:20 पे 3.6 और इन्होंने 3.0। तो यहाँ पे क्या है कि हर 5-5 मिनट पर इनकी जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रही। अब इसी के आधार पर हमें जो है ग्राफ खींचना है, ठीक है। वैसे भी जो है इनकी जो है डिस्टेंस है वो लगभग अलग ही अलग है, दोनों की वेरिएबल है, ठीक है। तो जो है अब यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है समीकरण, जिसमें से जो क्वेश्चन जो आते हैं और जो फॉर्मूले बनते हैं वो यहीं से ही बनेंगे। तो आइए देखते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझना है। देखिए कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है, तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का समुच्चय यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। एक पहला है u=80 जो 8.5 में आएगा, फिर s=ut प्लस हाफ 80² 8.6, 2as v² - u²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो है ये ऐसे हो जाएगा ना कि s v² - u²/2a, ठीक है, इस तरीके से भी हो जाएगा। तो जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और t समय है, जो समय के लिए एक समान त्वरण जो है t समय के लिए u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, ठीक है, और v जो है वो अंतिम वेग है तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या है, s है। तो एक स्टोरी के बेस पे ये पूरा बता दिया गया है। अब जो समीकरण 8.5 है उसमें वेग एक समय में जो है संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण
तो यहाँ पे जो समीकरण 8.5 दी गई थी वो वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 8.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। वही समीकरण 8.7 जो है जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे हम समीकरण 8.5, 8.6 से टी को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। अगर टी को हम गायब कर दें तो हम इन दोनों ही कंडीशंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए पहले हम इसको जो है एक जो मेथड हमारा है उसके आधार पर, ग्राफीय विधि नहीं, एक समीकरण के आधार पर हम इन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। तो पहला हमारा है वेग समय संबंध के लिए समीकरण। इसके लिए क्या करना है, कोई भी वस्तु है जो कि एक समान त्वरण से के साथ चल रही है, एक समान त्वरण के साथ चलती है, उसके वेग समय ग्राफ को लें, जैसे कि चित्र में 8.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या करना है, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, जो कि बिंदु A जो है उस पर है, और ये t समय में बढ़ करके v बिंदु, यानी कि बढ़ करके क्या हो जाता है, u वेग जो है वो t समय में बढ़ करके v हो जाता है, जो कि बिंदु B पर है। वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो बिंदु B से दो लंब, अब यहाँ चित्र को भी देख लेते हैं तो सीधा सा ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, इसके बाद जो है चित्र को देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वेग जो है वो एक समान दर से दर ए के साथ, दर जो यहाँ पे त्वरण जो है उसके साथ परिवर्तित होता है। बिंदु बी से दो लंब BC और BE क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चित्र दिखाया गया, इसमें क्या है कि जो बिंदु बी है, बिंदु बी जो है उससे दो लंब है BC और BE। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु बी है जिससे दो लंब BC और BE खींचे गए हैं। एक जो है समय पर, जो है समय जो लाइन है उस पर खींचा गया है, समय एक्सिस पे, और एक जो है वो दूरी वाली जो है वेग वाली जो एक्सिस है उस पर खींचा गया है। उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद प्रारंभिक वेग जो है वो OA के द्वारा अंतिम वेग BC के साथ तथा समय अंतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो जो प्रारंभिक वेग है यानी U, उसको OA, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग को OA से जो है निर्धारित किया गया, अंतिम वेग को OE से, या फिर जो अंतिम वेग है उसको किससे जो है दर्शाया जाएगा, अंतिम वेग को BC से। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग OA से दर्शाया गया है और अंतिम वेग को BC से दर्शाया गया है। ठीक है, और समय अंतराल क्या है, T है। समय अंतराल जो है वो यहाँ पे जो है छोटा सा T दिया गया है, वो ये है। OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जैसे कि यहाँ समय अंतराल जो है वो OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, O और C के द्वारा ये समय अंतराल प्रदर्शित किया गया है। तो अब OC के समांतर AD, यहाँ पे पहले देख लें कि BD इक्वल टू क्या हो रहा है, BC माइनस CD। BD जो है वो क्या होगा, BC से जो हम CD को माइनस कर देंगे, यानी अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को जो माइनस कर देंगे तो हमें इसके बीच का BD पता चल जाएगा। ठीक है, और समय अंतराल में T में वेग में परिवर्तन को ये दर्शाता है। अब OC के समांतर AD रेखा खींचे, जो OC है, OC इसके समांतर AD रेखा, यहाँ पे जो रेखा खींची गई है उसे खींचे। ठीक है, OC के समांतर AD रेखा, तो इसको खींचे, और ग्राफ से हम इसको खींचने के बाद ग्राफ से हम क्या पाते हैं उसे हम देखेंगे। तो देखिए अब ये जो पूरा ग्राफ है, ग्राफ के द्वारा अब हम समीकरण जो है वो पूरा करते हैं। तो पहला है कि ये ग्राफ के द्वारा ये पूरा कंप्लीट होगा, तो पहला क्या करना है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा वो जो है इज इक्वल टू BD प्लस DC हो जाएगा, इज इक्वल टू BD प्लस OA। ठीक, तो मतलब ये कहने का है कि जो BC है ये पूरा, ये जो है ये बराबर होगा BD प्लस DC के, या यहाँ पे हम DC की जगह OA भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो BC है वो है V अंतिम वेग, OA जो है वो U है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, BC में जो है V मिल गया अंतिम वेग, और OA U हो गया, तो V इधर आ गया जहाँ पे BC लिखा हुआ है, और U यहाँ पे आ गया, BD हो गया। तो BD इजकल टू अगर हम ये देखें तो V जो है यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और B जो है इधर आ जाएगा, या हम ये जो U है उसको इधर माइनस में भेज देंगे। तो BD इजकल टू फॉर्मूला क्या आ गया, V माइनस U। तो ये क्या है, 8.8 में ये दिया गया, ये एक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद है, तो यहाँ पे ये देखिए कि जो वेग समय ग्राफ है उससे वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं त्वरण जो होता है वो बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। वेग में परिवर्तन क्या था, वो प्रारंभिक जो वेग जो था और जो अंतिम वेग था वही तो लिया जाएगा, तो वो BD अपॉन AD हो जाएगा। BD अपॉन AD ये वेग में परिवर्तन है, जो कि BD जो था वो अंतिम वेग जो है बन रहा था,
और हालांकि अंतिम वेग नहीं, मतलब अंतिम वेग में से जो हमने एडी को माइनस कर दिया था तब किए है। और तो इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसे एक बार हम जो चित्र है उसमें भी देख लें, ग्राफ में भी देख लें, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, तो ये जो है ये बी डी है और वेग परिवर्तन है ना, तो बी डी अपॉन ए डी, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा। तो ये टाइमिंग हो जाएगी और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, और यही जो ए डी है उसकी जगह हम ओ सी, यानी कि नीचे वाला जो ओ सी है उसे हम ले सकते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो बी डी अपॉन ओ सी हो गया। ये वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बी डी हो जाएगा, और जो ओ सी जो है वो जो है लिया गया समय है। ओ सी इजकल टू, अब हम टी रखने पर तो हम क्या पाएंगे, ए की जगह ए तो है ही और बी डी अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बी डी इजकल टू ए टी अब यहाँ पे रखेंगे एक, और यहाँ पे जो है समीकरण बनती जा रही, देखते जाइएगा। तो ये 8.9 हो गया। तो अब हम देखें कि समीकरण अगर 8.8 और 8.9 से हम क्या क्या चीज़ें पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो बी डी है, हमने देखिए 8.8 में हमें क्या मिला, बी डी इजकल टू वी माइनस यू मिला है। ठीक है, और वहीं यहाँ पे जो बी डी इजकल टू ए टी मिला है। तो अगर हम बी डी की जगह वी माइनस यू रख दें, तो बी डी की जगह हमने वी माइनस यू रख दिया और बराबर जो है वो ए टी हो गया। तो अब क्या करेंगे कि ये माइनस का जो यू है वो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो वी इजकल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है जो कि किससे निकाला गया है, वेग समय ग्राफ से निकाला गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी इजकल टू यू प्लस ए टी। अब नेक्स्ट है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो यहाँ पे समय स्थिति संबंध जो है यहाँ पे उसे निकालना है। इसके लिए क्या करना है, मान लें कि वस्तु ने एक समान त्वरण ए से टी समय में एस दूरी तय की है। तो इसमें जो है वस्तु के द्वारा तय की गई, अब जो नीचे चित्र दिया गया इसमें वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो क्या है कि जो यहाँ पे जो चित्र है ना 8.8 में ही इसी चित्र की ही बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे जो क्षेत्र है ओ ए बी सी, ए बी के नीचे जो ये ए बी वाला ये जो ये लाइन गई है सरल देखिएगा लाइन, इसके नीचे जो एरिया पूरा जो घिरा हुआ है ए बी, कौन कौन सा एरिया जो यहाँ पे वेग समय ग्राफ में जो है ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी और सी ये वाला पूरा एरिया ही, तो इसे ये प्राप्त करती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो एस निम्न प्रकार से। तो एस इजकल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी हो जाएगा, ओ ए बी सी। ठीक है, तो ये ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा जो कि एक समलंब है। तो अगर हम ये देखें तो ये कैसा कहलाएगा, एक समलंब जो है ये चित्र है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ओ ए बी सी में जो आयत है, अब अलग अलग हम कर लें तो आयत जो है वो क्या हो जाएगी, ओ ए डी सी हो जाएगी। ये आयत, ये जो समलंब होता है इसको दो जो है हिस्सों में बांट दे, एक ट्रायंगल बन जाएगा और एक आयत बन जाएगा। तो नीचे वाला ओ ए डी सी जो है वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। वही ऊपर जो ए बी डी वाला जो है वो त्रिभुज बन जाएगा। दोनों का फॉर्मूला रख लें क्योंकि इसमें हमें क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई करनी है, तो ओ ए और जो है इंटू ओ सी कर लेंगे, ओ ए ओ सी हो जाएगा। और वही प्लस जो त्रिभुज का है वो हाफ ए डी इंटू बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी इंटू बी डी हो जाएगा। तो ये हो गया 8.10, 8.10 का हो गया। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, सबकी वैल्यूज रख दें कि ओ ए इजिकल टू यू होता है। ओ ए वाला हमने क्या देखा है, यहाँ पे देखिए ओ ए इजिकल टू क्या है, प्रारंभिक वेग है। वही ओ सी इजिकल टू ये जो है वो समय दिया गया है। ओ सी कहो या ओ डी जो है ए डी कहो, बात एक ही है, तो वो टी हो जाएगा। और जो बी डी है, बी डी इजिकल टू ए टी हो जाएगा। तो बी डी हमने ऊपर निकाल ही रखा था ऑलरेडी। तो इसका अगर आप आपस में यहाँ पे जो है फॉर्मूले में मान रख दें तो हमारे पास जो समीकरण है वो आ जाएगी, एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, एस तो ऑलरेडी बाहर था ही, ओ ए की जगह यू रख दिया, ओ सी की जगह टी रख दिया, प्लस हाफ ए डी जो है उसकी जगह टी, अब चाहे ओ सी रखें चाहे ए डी रखें तो बात एक ही है, टी ही आएगा। इंटू बी डी जो है, बी डी हम शुरू में निकाल चुके तो वो ए टी के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दूसरा गति का समीकरण है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। अब यहाँ पे हमें वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण बनाना है। वही चित्र देखेंगे 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी एस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया। अर्थात इसमें हम क्या करेंगे, एस इजकल टू समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो समलंब का जो क्षेत्रफल है उसमें ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन 2 कर दिया जाएगा।
ये जो है समलम का चित्र यहाँ पे दिया गया है, सॉरी समलम जो भी है चित्र उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो एस इजकल टू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन टू। ओ ए की जगह यू हो जाएगा आरंभिक वेग, बी सी जो होगा उसको अंतिम वेग हो जाएगा, ओ टी जो होगा वो टी हो जाएगा, ओ सी जो है वो टी। ये सब अगर हम रख दें इसी फॉर्मूले में, यही जो ये निकला है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा एस इजकल टू यू प्लस वी टी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे ओ सी मेनली क्या बन रहा है, टी बन रहा है, तो टी अपॉन टू, तो ये यू प्लस वी टी अपॉन टू है। वेग समय संबंध जो है उसमें जो 8.6 उसमें हम ये पाते हैं कि टी इजकल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, टी इजकल टू ये पाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे जो टी है इसकी जगह हम यही वैल्यूज अगर रख दें, पुट कर दें, तब क्या होगा, और समीकरण 8.11 से जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें 8.12 वाली, ये वाली 8.12 बन गई ना, तो इसको अगर हम पुट कर देते हैं तब क्या होगा, तो एस इजकल टू यू प्लस वी या वी प्लस यू, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, इनटू वी माइनस यू। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है ना, ये यही उठा करके पूरा रख दिया जाएगा, सॉरी ये वाला, तो वी माइनस यू अपन टू ए हो जाएगा। तो अब ये जो टू ए है वो इधर चला जाएगा, टू ए एस हो जाएगा, और ये जो है वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया तीसरा समीकरण गति का, टू ए एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ठीक है, ये सिर्फ बन जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में देखिए, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए त्वरण का भी और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी ज्ञात करनी है और त्वरण ज्ञात करना है। जैसे कि दिया गया है यू इजकल टू 0, वी इजकल टू 72 किलोमीटर, यानी कि आरंभिक वेग, क्योंकि विरामावस्था में रेलगाड़ी है ना, तो वो 0 हो जाएगा, और जो अंतिम वेग है वो कितना है, 5 मिनट बाद वो अंतिम वेग हो जाएगा, तो वो 72 किलोमीटर पर घंटा है। फिर अब ये जो 72 किलोमीटर पर घंटा है, जब इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसे चेंज करके देखिएगा, क्योंकि देखिए जो 72 है उसको किलोमीटर पर घंटा में अगर करेंगे तो 1000/3600 सेकेंड हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि 720 को 36 से हम जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और टी जो है समय जो है वो 5 मिनट दिया गया, तो इसको भी सेकंड में देखेंगे। 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 60 जो है मल्टीप्लाई कर दो 5 से, या 60 से जो है 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 300 आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद समीकरण में कि 8.5 से हम मतलब कि इसे हम जानते हैं कि ए इजकल टू यू वी माइनस यू, 8.5 में जो किया गया था, तो ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो वही जो है कि जो है यहाँ पे जो अंतिम वेग है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और वही जो प्रारंभिक वेग है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और समय 300 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 से ही डायरेक्टली इसको जो है काट देंगे, 0 0 कट जाएगा। अब भी 2 से 2 15 जो 30 हो जाएगा, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है समीकरण 8.7 से हम जानते हैं कि 2as इजकल टू वी माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर माइनस 0। तो ये था कि समीकरण 8.7 से जो हम ये जो है प्राप्त करना है। तो अब यही जो फॉर्मूला जो 8.7 से हमें प्राप्त हुआ है गति का समीकरण, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एस इजकल टू वी स्क्वायर। ठीक है, अगर जो है प्रारंभिक का जो वेग है वो अगर 0 आ रहा है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसको अगर न्यूमेरिकली जो है इसे सॉल्व करना है तो और भी बेहतर है। इसमें क्या करेंगे, वी स्क्वायर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इसमें स्क्वायर हो जाएगा, और वही 2a जो है 2 इंटू जो ए त्वरण जो दिया गया है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1/15 हो जाएगा क्या, त्वरण, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई, वही जो एस जो है दिया गया है वो कितना हो जाएगा, वो जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। तो अब नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी का जो त्वरण है वो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तथा तय की गई जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें जैसे उदाहरण में दिए गए 8.6, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर के 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आर से 36 किलोमीटर पर घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करिए त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले त्वरण निकालना है, उसके बाद उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया जो चीज़ें दी गई हैं उससे देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक वेग है वो 18 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है, जो कि अगर हम इसे किलोमीटर पर घंटा को सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। अंतिम वेग 36 किलोमीटर जो है पर घंटा है, और इसका जो है अगर किलोमीटर पर घंटा को सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। वही टी जो है वो 5 सेकंड दी गई। अब समीकरण के आधार पर, क्योंकि पहले में त्वरण निकालना है इसलिए त्वरण वाला जो समीकरण उसे रख देंगे पहला वाला, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी भी हमारे पास है, यू भी हमारे पास है, माइनस कर देंगे और टी से जो है डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो 10 मीटर से 5 मीटर को माइनस किया, 5 से जो है डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाएगा। भाई इसको माइनस करेंगे तो 5/5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो समीकरण 8.6 से हम जानते हैं कि एस या एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो अब दूसरी जो समीकरण दी गई, क्योंकि दूसरी वाले में हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, तो इसलिए एस वाला लिया गया। तो एस में हम क्या रखेंगे, वही सारी मटेरियल मिल रही है। तो इसमें 5 मीटर जो है उसकी जो है मतलब कि यहाँ पे ये दिया गया ना, देखिए यू टी प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है उसी के आधार पर यहाँ पे है कि जो 5 मीटर पर सेकेंड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आरंभिक वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और वही जो है सेकेंड कितना दिया गया है, यू टी है ना, टी जो है वो 5 सेकेंड दिया गया है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो यहाँ पे रहेगा ही, ए टी स्क्वायर त्वरण कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो है टी स्क्वायर में 5 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को ही यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है उनको अलग सॉल्व कर ले, 25 मीटर आ जाएगा, और यहाँ का जो है उनको अलग सॉल्व करें तो ये जो है यहाँ पे ये 25 आ जाएगा। उसके बाद जो है 2 से जो हम 25 को डिवाइड कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 37.5 मीटर आएगा। तो कार का त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड तथा तय की गई दूरी 37.5 मीटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर, ब्रेक लगाया है तो वो गति की विपरीत दिशा में जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे त्वरण कैसा होगा, माइनस में होगा। तो विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है माइनस में। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तब आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, त्वरण कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन विपरीत दिशा में तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। समय 2 सेकेंड दिया गया है, और जो अंतिम वेग है वो 0 है, क्योंकि अंतिम वेग की बात ही नहीं यहाँ पे की जा रही ना, इसलिए इसको 0 मान लिया गया। तो समीकरण जो हम लेंगे उसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेंगे। तो यहाँ पे v जो है उसकी वैल्यू दी नहीं गई, इसलिए v यहाँ पे 0 हो जाएगा। u जो है u प्लस, हालांकि यहाँ पे आरंभिक वेग अभी दिया नहीं गया इसलिए u को जैसा है वैसे ही रहने दिया गया, और प्लस माइनस 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा किसका, टाइमिंग, और ये 2s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड इसकी टाइम की तो दी ही गई है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तो u प्लस जो है उसको जहाँ है वही रहने दें, और इसको ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड को, 6 से इसको करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 भी तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और इसको उठा करके 12 को जब हम बराबर के इधर कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समीकरण 8.6 से हम क्या पाते हैं, तो यहाँ पे 8.6 में है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन दे दी गई है। अब इसके आधार पर हमें निकालना है। तो इसके लिए जो u है वो कितना आया, अब यहाँ पे आरंभिक वेग हमें तो मिल गया, ठीक है, तो क्योंकि अब हमें दूरी निकालनी है ना, तो उसमें आरंभिक वेग कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये जो t है वो तो 2 सेकेंड है ही। हाफ यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, तो a कितना निकला माइनस एम जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही जो है t जो है वो 2 सेकेंड का स्क्वायर है। तो अब एक एक करके सॉल्व करें, इधर का जब करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 मीटर इधर आ जाएगा, और उधर का जो करेंगे वो जो है ये वाला, तो 4 जो 6 चौक 24, 24 को 2 से जब जो है डिवाइड कर देंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया, तो टोटल जो है वो क्या आ गया, 12 मीटर आ गया। अतः कार रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी, यही ये निर्धारित हुआ। उसके बाद क्या, अब आप एक इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक सड़क पर गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी से दूरी क्यों बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको ब्रेक लगने पर तुरंत नहीं बंद हो जाते, तुरंत नहीं रुक जाते, बल्कि उनको रुकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उतनी देर में एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से वो थोड़ा आगे, थोड़ा जो है पीछे हट करके रुकते हैं।
तो यहाँ पे जो सरल रेखीय गति थी वो उसका पूरा ग्राफ के थ्रू, समीकरण के थ्रू वो पूरा एकदम डिस्कस हो गया। अब जो एक हम लोग ने कहा नहीं था शुरू में ही कि जो वृत्तीय गति है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उसे देख लीजिए। एक समान वृत्तीय गति, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु जो है त्वरित हो रही है। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु त्वरित हो रही है। तो वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। वेग के परिमाण, गति की दिशा दोनों के कारण भी हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? ठीक है, एक वस्तु है जो कि अपने वेग के परिमाण जो है उसको नहीं बदल रही है बल्कि अपनी गति की दिशा को बदल रही है। कैसे? जैसे किसी बंद पथ यानी मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लीजिए। किसी एथलीट यानी धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाया गया है। ठीक है, एक एथलीट है जिसको एक आयताकार पथ दिखाया गया ABCD, उसके द्वारा उसको जो है अनुदिश करके उसको दर्शाया गया है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों यानी AB, BC और CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है और अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए दोनों कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। पथ पर बने रहे इसलिए जो है वो जल्दी से अपनी चाल बदल लेता है कोने पर, क्योंकि मेनली कॉर्नर पे ही दिक्कत होती है। तो एक चक्कर पूरा जो है करने में, एक चक्कर जब वो पूरा कर देता है तो उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ती है? एक चक्कर पूरा करने में कितनी बार उसे गति की दिशा बदलनी पड़ती है? तो ये स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसकी 4 बार अपनी गति की दिशा, 4 बार उसका टर्न आया तो 4 बार उसने अपनी गति की दिशा बदली। अब यहाँ पे कुछ और जो है वो दिए गए हैं, पथ दिए गए हैं, जैसे आयताकार पथ, षटकोणीय पथ, ठीक है, और अष्टकोणीय पथ, वृत्तीय पथ। तो ये हो जाएगा कि अब मान लें कि एथलीट जो है आयताकार के स्थान पर षटकोणीय पथ, जैसे एथलीट जो है वो आयताकार स्थान जो है इसके आधार उसके जो है स्थान पर उसकी जगह षटकोणीय पथ यानी ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र में है। तो उसमें जो है में प्रदर्शित है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। अगर कोई जो एथलीट है वो अभी आयताकार में हो रहा था तो आयताकार में 4 जो है कॉर्नर आ रहे थे तो 4 बार वो दिशा जो है परिवर्तित कर रहा था। वही अगर जो है एक षटकोणीय जो है ले लिया जाए तो उस पर जो है वो कैसे जो है मतलब कि वो दौड़ेगा तो किस तरीके से वो चक्कर को पूरा करेगा। तो वो जो है उस पर जो है उसकी जो स्थिति होगी वो एथलीट एक चक्कर को पूरा करने में जो है वो लगाएगा और 6 बार अपनी दिशा को बदलेगा षटकोणी में। यदि पथ षटभुजाकार ना हो तो सम अष्टभुजाकार, अगर जो पथ जो है वो षटभुजाकार नहीं है तो यहाँ पे सम जो अष्टभुजाकार है यानी 8 भुजाओं वाले, उनका अगर होगा तो क्या होगा? ये देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी। यही हम लोग ने मेनली देखा है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की आकृतियों की व्याख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घट करके एक बिंदु के जो है समान हो जाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जितनी भुजाएं हैं उनकी लंबाई घट करके एक बिंदु के समान हो जाएंगी और पथ का जो आकार है वह लगभग वृत्त के समान हो जाएगा, क्योंकि अगर जो कंटिन्यूम उसको मूव करते रहेंगे। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है, एक एथलीट है जो वृत्तीय पथ पर जो एक नियत परिमाण के साथ वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। वेग में जो परिवर्तन होगा वह सिर्फ और वृत्तीय गति जो होती है उसमें तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो मेनली दिशा के परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का ही एक उदाहरण है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ जो एक एथलीट है वो त्वरित गति जो है उसका ही एक उदाहरण है। तो अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में भी करके दिखाया गया। तो देखिए हम जानते हैं कि जो त्रिज्या R वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है तो वेग कितना होगा? तो वेग होगा v=2πr/t। तो ये भी एक समीकरण बन गई है। ठीक है, इसका भी यूज होगा तो 2πr/t हो जाएगा। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यही सब जगह है भाई, वृत्तीय जो है पथ हो या फिर जो है कोई आयताकार पथ हो, उसमें अगर वस्तु जो है वो एक समान अगर चाल से चल रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो वो जो है मतलब एक समान जो है चाल से अगर वो गति कर रही है तो वो कहा जाएगा एक समान वृत्तीय गति उसे कहा जाएगा। अब इस क्रियाकलाप के आधार पर क्या करना है कि एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़ करके पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चलाते
चाल से घुमाते जाए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद पत्थर नियत परिणाम के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करेगा। कैसे? अब जब पत्थर सहित धागे को छोड़ देंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोटे छोटे और ये देखें कि पत्थरों को छोड़ें और ये देखें कि पत्थर की गति करने की जो दिशा है वो समान है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो धागे से उसको जोड़ा गया है तो बार बार उसी जो वृत्तीय पथ है उसी को ही दोहराया जाएगा और अलग अलग जगह पे पत्थर को छोड़ें और यह देखें, अलग अलग जगह पे पत्थर को छोड़ दें, फिर ये देखें कि पत्थर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और इसकी दिशा समान है कि नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। जब वृत्तीय पथ पर पत्थर जो है वो गति करता है तो वो एक सीधी रेखा, क्योंकि इसकी जो जिगजैग मोशन में नहीं है, वो एक सीधी रेखा में ही है, बस वो स्पर्श रेखी है, वो स्पर्श करता है, एक सर्किल को स्पर्श करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो उसके सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में वो उस क्षण पर गति कर रहा है। जब उसको छोड़ दिया जाता है तो उसी दिशा में वह गति जारी रखता है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। वृत्तीय पथ पर वैसे भी जो है जो गति की दिशा है वो हर एक बिंदु पर परिवर्तित होती रहती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र यानी डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमा करके, वो जब गोले को फेंक रहा होता है तो क्या करता है, अपने हाथ में पकड़ता है, अपने शरीर को वो घुमा लेता है, अपने शरीर को घुमाते हुए उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है और इच्छित दिशा में, जिस दिशा में उसकी इच्छा होगी इस दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है। एक बार उधर अगर छूट गया तो गोला या चक्र जो है उसी दिशा में गति करेगा, यानी कि जाहिर सी बात है हमारे हाथों से अगर छूटा है तो कुछ तो टाइम लगेगा उसे ज़मीन में गिरने में, तो वही कहेंगे कि जिस दिशा में उसको छोड़ा जाएगा उसी दिशा में वो गति करेगा। जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। जैसे पत्थर के लिए जो वर्णित किया गया था वैसे ही इसमें भी है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण जैसे कि चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति, कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से हमने इसमें जो इतने भी न्यूमेरिकल्स थे जो एग्जाम्पल को छोड़ करके उन सबको हमने हटा दिया। अगर अलग से जो है क्वेश्चंस सॉल्व जब कराएंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।